हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू बंसल क्लासेस ऑनलाइन। आई एम जयसिंह सूर्यवंशी। लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट हमने देखा था कि बैक्टीरियाज के यूजेस क्या क्या है। हमने देखा था बेटा कि बैक्टीरियाज हमारे लिए यूज़फुल भी हैं और किन किन प्रोडक्ट्स के लिए इनको बनाने के लिए यूज़ किया जाता है इंडस्ट्रीज़ में, किन कमर्शियल प्रोडक्ट्स के सिंथेसिस में इनका यूज़ किया जाता है। तो हमने डिस्कस कर लिया था बेटा बहुत सारे बैक्टीरियाज ऐसे भी हैं जो कि एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं या फिर जितना भी ऑर्गेनिक मैटर होता है उसे डिकम्पोज कर देते हैं सिंपल न्यूट्रिएंट में, ठीक है। यहाँ तक हमने डिस्कस कर लिया था बेटा। आज की क्लास में हम इसके आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। हमने बैक्टीरिया से यूजेस देख लेते हैं, इसके बाद हम देखेंगे यूजेस ऑफ फंगस, ठीक है, या फिर फंजाई के क्या क्या यूजेस है ना। तो आपको पता है बेटा कि फंजाई आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स और एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन में भी फंजाई का यूज किया जाता है बेटा, ठीक है। एंटीबायोटिक्स देखी थी हमने नाम भी लिखा था बेटा कि फर्स्ट एंटीबायोटिक जो है उसका नाम है पेनिसिलिन, और पेनिसिलिन को डिस्कवर करने वाले साइंटिस्ट का नाम भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी किसने की। तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक की डिस्कवरी करने का जो क्रेडिट है किसको जाता है बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक मोल्ड से, और मोल्ड का नाम था बेटा पेनिसिलियम नोटेटम, एक मोल्ड से फर्स्ट एंटीबायोटिक को आइसोलेट किया था और उस एंटीबायोटिक का नाम है, क्या नाम बेटा, पेनिसिलिन। ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया है तो हमें दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। वैक्सीन्स क्या होती है बेटा, वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है, ठीक है। वैक्सीन्स के थ्रू हमारी बॉडी को इम्यूनाइज किया जाता है, हमारे इम्यून सिस्टम को इवोक किया जाता है, ठीक है, ताकि हमारी इम्यून सेल्स जितने भी WBC सेल्स है बेटा वो एक्टिवेट हो जाए और हमारी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करे। तो इसके लिए हम यूज करते हैं वैक्सीन्स को। और ये बेटा वैक्सीन्स होती हैं, वैक्सीन्स में जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं उन्हीं का यूज किया जाता है। जो हमें डिजीज है, जिस पैथोजन से हमें डिजीज हुई है उसी पैथोजन का यूज वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में किया जाता है। आप देखते हो बेटा अलग अलग वैक्सीन्स आप लेते हो जब कोई डिजीज होती है तो उससे प्रोटेक्शन के लिए, प्रिवेंशन के लिए, ठीक है। तो जनरली वैक्सीन्स जो होती है वो प्रिवेंशन के लिए ली जाती है, जिनका कोई प्रॉपर क्योर नहीं है जिन डिजीज का, उन डिजीज के लिए हम वैक्सीन्स का यूज करते हैं। क्लियर। अब बेटा वैक्सीन्स में जिस पैथोजन ने हमें अफेक्ट किया है बेटा, जिस पैथोजन का हमें इन्फेक्शन हुआ है उसी पैथोजन का यूज वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में किया जाता है, ठीक है। सपोज आपको पोलियो है तो पोलियो का ही वायरस वैक्सीन्स के अंदर दिया जाएगा। अब बेटा आप सोच रहे होंगे कि जो अगर पोलियो डिजीज है, पोलियो को वायरस देंगे बेटा तो कैसे ट्रीट होगी डिजीज, है ना। तो वैक्सीन्स जो होती है बेटा, वैक्सीन्स के अंदर जितने भी पैथोजेंस होते हैं उनको दो फॉर्म में यूज करते हैं, ठीक है। आपको पता है बेटा कि सबसे ज्यादा किसी भी पैथोजेंस के अंदर या फिर किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो हमें डिजीज कॉज कर रही है तो उसके अंदर कुछ सीक्वेंस है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है, ठीक है। उनके अंदर कुछ सीक्वेंस है, कुछ प्रोटीन्स प्रेजेंट है और वही प्रोटीन्स हमें अफेक्ट करती है, हमें इन्फेक्टेड करती है। क्लियर। अब उस प्रोटीन्स को अगर वीक कर दें या फिर डीनेचर कर दें, तोड़ दें उस प्रोटीन को, है ना, या तो हम हीट के थ्रू उसको ब्रेक डाउन करा दें, तो क्या डिजीज कॉज कर पाएगा? बिल्कुल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उस तरह से जो भी पैथोजन है उसको हमारी बॉडी के अंदर इंजेक्ट किया जाता है, ठीक है। पहली तो फॉर्म ये है जिसमें जितने भी पैथोजेंस हैं उनकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर दो, ठीक है। दूसरा टेक्निक क्या है बेटा? दूसरी टेक्निक के अंदर
दूसरी वैक्सीन बनाने की टेक्निक के अंदर पहले तो हमने देख ली कि पहली टेक्निक के अंदर जितने भी पैथोजन है उनकी प्रोटीन्स को डीनेचर कर देंगे, तोड़ देंगे, ताकि वो डिजीज ना कॉज कर पाए। दूसरी क्या टेक्निक है हमारे पास? दूसरी टेक्निक ऐसी है बेटा जिसमें हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल या फिर पार्टिकल्स की फॉर्म में बॉडी के अंदर इंजेक्ट करें। ठीक है, अब इंजेक्ट करने से क्या होगा बेटा, है ना, इंजेक्ट करने से होगा क्या, जैसे ही वो पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर एंटर होगा, अब आपको पता है बेटा आपकी बॉडी में ब्लड के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं? एंटीबॉडीज। ठीक है, आपके एंटीबॉडीज उस एंटीजन को रिकॉग्नाइज कर लेंगे। ठीक है, और रिकॉग्नाइज करते ही आपकी बॉडी को इम्यूनिटी प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम जब भी वो फॉरेन पार्टिकल या फिर पैथोजन का आपको इन्फेक्शन होगा इन फ्यूचर, ठीक है, तो आपकी बॉडी के अंदर पहले से ही इम्यूनिटी मेंटेन है, पहले से ही इम्यून सेल्स उन पैथोजेंस के लिए इवोक हो चुकी है। ठीक है, अब वो डिजीज आपको नहीं हो पाएगी, वो पैथोजन आपको इन्फेक्टेड नहीं कर पाएगा, क्योंकि पहले से उस एंटीजन के लिए आपकी बॉडी के अंदर कुछ एंटीबॉडीज बन चुकी है, कुछ प्रोटीन्स बन चुकी है। एंटीजेंस क्या होता है बेटा? कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स जैसे पैथोजेंस की जो प्रोटीन आपकी बॉडी के अंदर एंटर करती है, आपको इन्फेक्ट करती है, उसे बोलते हैं हम एंटीजन। ठीक है, तो एंटीजेंस के लिए हमेशा आपकी बॉडी की इम्यून सेल्स एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन करती है, और एंटीबॉडीज एंटीजेंस के साथ में रिएक्ट करती है और उन्हें न्यूट्रलाइज करती है। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बेटा कि वैक्सीन्स क्या होती है, हमें बिल्कुल समझ में आ गया। और जो बेटा वैक्सीन से मतलब हम डिस्कस किया बेटा कौन कौन सी टेक्निक के थ्रू दी जा सकती, या तो प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करके, या फिर कैसे जितने भी पैथोजेंस हैं उनके पार्टिकल्स की फॉर्म में, या फिर किल करके उसको। ठीक है, तो दो टेक्निक में दे सकते हैं। ठीक है, किल करके दिया जाना ज्यादा सक्सेसफुल मेथड है बेटा, क्योंकि उसमें डिजीज होने के दोबारा चांसेस काफी कम रहते हैं। क्लियर? तो फंजाई आर यूज्ड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स एंड वैक्सीन्स। क्लियर? यहां तक समझ में आ गया बेटा हमें? फंजाई आर यूज्ड टू प्रिपेयर fermented products such as tempeh, soya sauce, ब्लू चीज, ठीक है, अच्छा, ब्रेड एंड अल्कोहलिक बेवरेजेस। ठीक है, तो फंजाई वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में यूज किया था बेटा। क्लियर? यहां तक हमें पता है कि जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन्स को डेवलप किया था। 1 मिनट बेटा। ओके, तो जो वैक्सीन्स है, वैक्सीन की डिस्कवरी का या फिर डेवलपमेंट का क्रेडिट फर्स्ट टाइम किसको जाता है बेटा? एडवर्ड जेनर को। एडवर्ड जेनर ने फर्स्ट वैक्सीन्स को डेवलप किया था काउपॉक्स वायरस के लिए बेटा। ठीक है, और एंटीबायोटिक्स जो है, एंटीबायोटिक्स बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? तो हमने ये भी डिस्कस कर लिया था। लुइस किसको जाता है बेटा? एंटीबायोटिक्स को बनाने का क्रेडिट किसको जाता है? तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग को। जो एडवर्ड जेनर है उन्होंने फर्स्ट वैक्सीन बनाई थी, और जो बेटा अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है उन्होंने फर्स्ट एंटीबायोटिक का प्रोडक्शन किया था, फर्स्ट एंटीबायोटिक प्रोड्यूस की थी। फंजाई फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स बनाने के लिए यूज किया था बेटा। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब क्या होता है? आपको पता है बेटा कि जितने भी फंगस है या फिर जो ईस्ट है उनके अंदर एक यूनिक एबिलिटी प्रेजेंट है। ठीक है, क्या यूनिक एबिलिटी बेटा? कि बेटा जो फंगस होते हैं या फिर जो ईस्ट है, इसके मेंबर है ईस्ट,
ठीक है, हमने डिस्कस किया था कि फंगस किंगडम की मेंबर है ईस्ट। ईस्ट के अंदर एक यूनिक एबिलिटी है बेटा, ये बिना ऑक्सीजन के सरवाइव कर सकते हैं, बिना ऑक्सीजन के रेस्पिरेशन प्रोसेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ईस्ट है वो बिना ऑक्सीजन की, या फिर बोल सकते हैं हम एनारोबिक कंडीशन में, एनारोबिक का मतलब विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है, बिना ऑक्सीजन की प्रेजेंस के जितनी भी शुगर होती है बेटा, जितनी भी ग्लूकोज होती है ना, जितना भी कार्बोहाइड्रेट होता है उसको किस में कन्वर्ट कर सकती है, अल्कोहल की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकती है। साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होती है। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होती है बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड। जो आप देखते हो बेटा ब्रेड का जो फ्लफी टेक्सचर होता है, ब्रेड के अंदर जो होल्स देखने को मिलते हैं आपको, वो किसकी वजह से होते हैं, वो भी ईस्ट की वजह से होते हैं। ठीक है, उनमें भी ईस्ट का यूज किया जाता है। जितने बेकरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनके अंदर भी ईस्ट का यूज किया जाता है बेटा। ठीक है, जैसे ब्रेड को बनाने के लिए, और जो बेटा बर्गर की जो ब्रेड होती है, पाव भाजी की जो ब्रेड होती है, इन सबको बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, ईस्ट का यूज किया जाता है। और कौन सी ईस्ट, तो बेटा जितने भी फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स हैं उनमें जनरली एक ईस्ट का यूज किया जाता है, और बहुत ही इंपॉर्टेंट ईस्ट है। मैं यहां पर लिख रहा हूं बेटा, ग्रीन से लिख लेना आप। तो क्या नाम है उसका, सैक्रोमाइसिस। ठीक है, सैक्रोमाइसिस की भी कौन सी स्पीशीज, तो वो भी लिख देता हूं मैं। सैक्रोमाइसिस की कौन सी स्पीशीज है जो कि फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए जनरली यूज की जाती है, तो कौन सी की जाती है बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी। इसी सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को बेकर्स ईस्ट के नाम से भी जाना जाता है बेटा। बेकर्स ईस्ट के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि इनका यूज बेकरी प्रोडक्ट्स में किया जाता है, जैसे ब्रेड बनाने के लिए। ठीक है, आप पिज्जा का जो बेस देखते हो वो भी इसी के थ्रू तैयार किया जाता है। तो इन जो बेटा ये क्या है, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी एक ईस्ट है, और इसका यूज फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स में किया जाता है बेटा। बेकरी के अंदर काफी ज्यादा किया जाता है, अल्कोहल बनाने में किया जाता है। ठीक है, वाइन बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर, तो क्या करती है ये, आपको पता है बेटा कि जितने भी अल्कोहलिक ड्रिंक्स होती हैं उनमें उनको बनाने के लिए किनका यूज किया जाता है, रॉ मटेरियल का यूज किया जाता है। क्या क्या हो सकते हैं रॉ मटेरियल, वीट हो सकता है बेटा, बार्ले हो सकता है, मेज हो सकती है ना, मक्का हो सकती है। तो बेटा ये सब जो चीजें हैं ये सब रॉ मटेरियल है। अब इन सब के अंदर क्या होती है, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट पे जब ये ईस्ट एक्ट करते हैं बेटा, इनके एंजाइम्स एक्ट करते हैं, तो यही कार्बोहाइड्रेट किस में कन्वर्ट हो जाती है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस का मतलब यही होता है बेटा कि फर्मेंटेशन प्रोसेस पहली बात तो बिना ऑक्सीजन के होता है, और दूसरी बात यहां पर एक कार्बन कंपाउंड दूसरे कार्बन कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। क्लियर, तो इसे ही बोलते हैं हम फर्मेंटेशन प्रोसेस। हमने देख लिया कि जितने फंगस हैं वो एंटीबायोटिक्स और वैक्सीन्स के प्रोडक्शन में यूज होते हैं, है ना। वैक्सीन्स हमने देख ली, वैक्सीन्स देने के लिए क्या क्या टेक्निक का यूज किया जाता है। ठीक है, फिर फंजाई जो है फर्मेंटेशन प्रोसेस के अंदर यूज किया जाता है। फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए कौन कौन से, हमने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं, तो कौन कौन से हैं, टिम्पे। ठीक है बेटा, ये भी सोयाबीन का एक फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। सोया सॉस होता है बेटा, ब्लू चीज, ब्रेड और अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने के लिए, जैसे वाइन, विस्की। क्लियर, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, इसको मैं रफ कर रहा हूं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। हम देख लिया बेटा, सैक्रोमाइसिस सेरेवेसी को बोलते हैं हम बेकर्स ईस्ट। और ब्रेड पे भी कई बार आपको जो फंगस देखने को मिलती है बेटा, जो मोल्ड देखने को मिलती है, उसका नाम है, क्या नाम बेटा, राइजोपस। ठीक है, क्या नाम है, राइजोपस। क्लियर, ब्रेड मोल्ड का नाम क्या है, राइजोपस। कई बार आपको देखने को मिल सकता है राइजोपस, है ना, जो कि एक ब्रेड मोल्ड होती है, और मोल्ड जो है वो फंजाई ग्रुप के ही मेंबर है। ठीक है, दे आर यूज्ड एज फूड सोर्स। फंगस जो है बेटा फूड सोर्स की फॉर्म में भी यूज किए जाते हैं। ठीक है, जो बेटा मशरूम होते हैं, मशरूम, है ना, ईडिबल मशरूम का नाम क्या है बेटा, ईडिबल मशरूम का
तो कई बार आपसे पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। एडिबल मशरूम का नाम क्या है? तो एडिबल मशरूम का नाम है बेटा एगेरिकस। ठीक है, आपको पता है बेटा कि मशरूम जो है एक टाइप का फंगस है। क्लियर, फंगस किंगडम का ही मेंबर है, और जो मशरूम की वैरायटी को हम खाते हैं उसका नाम है एगेरिकस। क्लियर, जो मशरूम हम खाते हैं बेटा उसका नाम है एगेरिकस। बहुत सारे मशरूम जो है ऑलमोस्ट जो ज्यादा से ज्यादा मशरूम है वो कैसे हैं? टॉक्सिक है, हमारे लिए लीथल है। अगर हम उसे खाते हैं बेटा तो फूड पॉइजनिंग हो सकती है और साथ ही साथ डेथ भी हो सकती है। लेकिन कुछ वैरायटी ऐसी भी है बेटा जिसको हम खा सकते हैं, जैसे एगेरिकस, तो इसको बोला जाता है ईडिबल मशरूम। तो फूड सोर्स की फॉर्म में भी इसका यूज किया जा सकता है बेटा। अब मशरूम के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में विटामिन, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में बेटा विटामिन भी प्रेजेंट होती है, प्रोटीन्स बहुत ज्यादा अमाउंट में होती हैं। तो एगेरिकस एक फूड सोर्स की फॉर्म में यूज किया जाता है। ठीक है, यूज टू कंट्रोल पैथोजेनिक बैक्टीरिया। ठीक है, बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को रोकने के लिए भी इन फंगस का यूज किया जाता है बेटा, क्योंकि इनसे क्या प्रोड्यूस होती है? एंटीबायोटिक्स। और एंटीबायोटिक्स आपको पता है बेटा क्या होती है? एंटीबैक्टीरियल होती है ना, बैक्टीरियाज पे एफिशिएंटली वर्क करती हैं। ठीक है, एक और पॉइंट लिखते हैं बेटा, can be genetically engineered for the production of insulin and other human हॉर्मोन्स। ठीक है, फंगस जो है फूड सोर्स की फॉर्म में यूज की जाती है, साथ ही साथ ये एंटीबायोटिक भी प्रोड्यूस करती है, तो इसीलिए ये बहुत सारे बैक्टीरियाज की ग्रोथ को भी कंट्रोल कर सकती है, इनके पास में एबिलिटी है। ठीक है, फंगस को बेटा रिसर्च पर्पस के लिए भी यूज किया जाता है, साथ ही साथ में इनको जेनेटिकली इंजीनियर किया जाता है बेटा। इनके जीन के अंदर कुछ चेंजेस किए जाते हैं जिसकी वजह से ये इंसुलिन का प्रोडक्शन करती है, और इंसुलिन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आजकल इसी तरह के जेनेटिकली इंजीनियर्ड इंसुलिन हार्मोन्स तैयार किए जा रहे हैं इन जेनेटिकली इंजीनियर्ड फंगस से। क्लियर, साथ ही साथ और भी बहुत सारे जो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे अंदर कम अमाउंट में बनते हैं। ठीक है, हमारे अंदर कम अमाउंट बनते हैं बेटा, तो उनके लिए ज्यादा से ज्यादा अमाउंट बनाने के लिए इन फंगस को उसमें कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, कुछ उसमें जेनेटिकली मॉडिफिकेशन किए जा रहे हैं। ठीक है, ताकि हमें ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में हार्मोन्स मिल सकें और उन हार्मोन्स को एज अ मेडिसिन हम यूज कर सकें अपनी बॉडी के लिए, है ना। कभी कभी हमारी बॉडी में हार्मोनल इम्बैलेंस के थ्रू काफी सारी डिजीज अराइज हो सकती है बेटा, तो उन डिजीज को रोकने के लिए इन हार्मोन्स का यूज किया जाता है एज अ मेडिसिन। ठीक है, नोट डाउन कीजिए। ठीक है बेटा, एक पॉइंट और लिख लेते हैं इस फंगस के यूजेस में। ठीक है, एक एग्जाम्पल है बेटा, येरोविया लाइपोलेटिका is used to absorb heavy metals during palm oil production।
ठीक है बेटा, ये एक एग्जाम्पल है येरोविया लाइपोलिटिका, ठीक है, ये एक एग्जाम्पल है। और ये बेटा एक फंगस है जिसका यूज किया जाता है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कराने के लिए। जब हम पाम ऑयल को बनाते हैं बेटा, उसका प्रोडक्शन करते हैं, तो काफ़ी सारे हैवी मेटल्स भी रिलीज होते हैं। इन हैवी मेटल्स को एनवायरनमेंट में ऐसे ही रिलीज करना काफ़ी ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है बेटा हमारे लिए, ठीक है। तो इन हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब कराया जाता है एक फंगस के थ्रू जिसका नाम है येरोविया लाइपोलिटिका। क्लियर? तो ये सारे कुछ यूजेस थे फंगस के जो कि हमने डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। साथ ही साथ बेटा आपको याद रखना है इनके जो इंपॉर्टेंट एग्जांपल है, जैसे ब्रेड मोल्ड जिसका नाम है बेटा, क्या नाम है ब्रेड मोल्ड का, तो अभी हम डिस्कस किया राइजोपस। क्लियर? ऐसे ही जो ईडिबल मशरूम है उसका नाम है एगेरिकस। क्लियर? येरोविया लाइपोलिटिका जो है हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए यूज होता है, ठीक है। ऐसे ही बेकर्स ईस्ट, बेकरी ईस्ट के नाम से जिसको जानते हैं उसका नाम बेटा सैक्रोमाइसिस सीरियसी। सैक्रोमाइसिस की भी कौन सी स्पीशीज? सीरियसी, है ना बेटा, ठीक है। कई बार आपको सैक्रोमाइसिस की अदर स्पीशीज भी दे देता है, तो आपको याद होना चाहिए स्पीशीज का नाम भी सीरियसी जो है ये स्पीशीज को रिप्रेजेंट करता है और सैक्रोमाइसिस जो है इसका जीनस है, ठीक है। तो सैक्रोमाइसिस जीनस की सीरियसी स्पीशीज बेकरी प्रोडक्ट्स में यूज की जाती है, फर्मेंटेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अब मैं इसको रफ करता हूं और आगे डिस्कस करते हैं बेटा हम यूजेस ऑफ एल्गी, ठीक है, यूजेस ऑफ एल्गीज, ठीक है। यहां तक हमने डिस्कस कर लिया फंजाई के क्या यूजेस हैं। इसके बाद डिस्कस करते हैं बेटा हम यूजेस ऑफ एल्गी, ठीक है। एल्गीज को किन किन पर्पस के लिए यूज किया जाता है बेटा, तो दे हैव हाई न्यूट्रिएंट वैल्यू, इनके अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं बेटा, विटामिन प्रेजेंट होते हैं, विटामिन ए, विटामिन बी, ठीक है, विटामिन सी प्रेजेंट होता है। क्लियर? साथ ही साथ प्रोटीन्स का भी बहुत ज्यादा इनके अंदर कंटेंट होता है। क्लियर? यूज्ड एज, ठीक है बेटा, जो एल्गीज है, एल्गीज के अंदर ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में न्यूट्रिएंट होता है, तो इसे एज अ फूड इनको यूज किया जाता है, एज अ फूड सोर्स इनका यूज किया जाता है, ठीक है। used as fodder for animals, ठीक है। They are used in the production of एंटीबायोटिक्स। तो बेटा एंटीबायोटिक्स भी प्रोड्यूस की जाती है एल्गीज से, ठीक है। बैक्टीरिया से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है, फंगस से भी एंटीबायोटिक्स मिलती है बेटा, और एल्गीज से भी हमें एंटीबायोटिक्स मिलती है। क्लियर? हमने लिख लिया बेटा, इसके अंदर ज्यादा न्यूट्रिएंट वैल्यू होती है, एज अ फूड सोर्स इनका यूज किया जाता है, एनिमल्स के लिए एज अ फूड, है ना, फॉडर की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल ऑयल, वेजिटेबल ऑयल को भी बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो एल्गीज भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एक्वाटिक सिस्टम में फूड साइकिल के लिए भी, है ना, फूड चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इन्हीं एल्गीज पे बहुत सारे एनिमल्स डिपेंड करते हैं, ठीक है। तो फूड चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में इनके अंदर विटामिन और प्रोटीन कंटेंट होता है बेटा, ठीक है। फूड की फॉर्म में इसको यूज किया जाता है, काफी सारी कंट्रीज में इसको खाया जाता है बेटा, ठीक है। एनिमल्स के लिए ग्रीन फॉडर की फॉर्म में इसका यूज किया जाता है, क्योंकि इसके अंदर ज्यादा अमाउंट में विटामिन हैं, है ना।
साथ ही साथ एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करने में इसका यूज किया जाता है और बहुत सारे वेजिटेबल्स ऑयल को भी बनाने के लिए इनका यूज किया जाता है जिनके अंदर न्यूट्रिएंट वैल्यू काफी ज्यादा होती है। इसको भी नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, कुछ और पॉइंट लिखते हैं। तो एल्गीज का यूज्ड एज बायोफ्यूल की फॉर्म में भी इनका यूज किया था बेटा। ठीक है, दे आर इंपॉर्टेंट फॉर फूड चेन। ठीक है, जो फूड चेन है उसके लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, एक्वाटिक सिस्टम में एल्गीज प्रेजेंट होते हैं बेटा, और ये एल्गीज पे काफी सारे प्रोटोजोन्स डिपेंड है, काफी सारे जो एनिमल्स हैं वो इस पे डिपेंड होते हैं एल्गीज से अपना नरिशमेंट करते हैं। ठीक है, यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया जाता है। ठीक है, यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स एंड मेडिसिन्स। ठीक है, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन्स में भी इनका यूज किया जाता है, बायोफ्यूल की फॉर्म में यूज किया था बेटा, है ना, एनर्जी को प्रोड्यूस करने में। साथ ही साथ फूड चेन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, काफी सारे जो एक्वेटिक एनिमल्स है इस पे डिपेंड करते हैं, काफी छोटे छोटे जो प्रोटिस्ट है वो भी डिपेंड करते हैं इन पे। ऑक्सीजन ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में प्रोड्यूस करते हैं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड को ज्यादा से ज्यादा अमाउंट में एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है बेटा, आपको पता है ये। तो अर्थ में हमारे सबसे ज्यादा ऑक्सीजन को बनाने के लिए सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वो इन एल्गीज का है। ठीक है, यूज्ड इन वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट, है ना, पानी को साफ करने के लिए भी इनका यूज किया जाता है। ठीक है, वेस्ट वाटर के ट्रीटमेंट में भी इसका यूज किया था बेटा, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन में भी इसका यूज किया था, न्यूक्लियर एमिशन को क्लीन करने के लिए इसका यूज किया था। बहुत सारे यूजेस हैं एल्गीज के। ठीक है, हमने कुछ इंपॉर्टेंट यूजेस यहाँ पे लिखे हैं, इसके अलावा बहुत और इंपॉर्टेंट यूजेस हैं इसके। ठीक है, तो इसको भी आप नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसको रफ कर रहा हूं मैं, आगे डिस्कस करते हैं हम। प्रोटोजोन्स की क्या यूजेस हैं, उसके बाद में हम खत्म करते हैं इस पार्ट को। यूजेस ऑफ प्रोटोजोन्स, 1 मिनट। यूजेस ऑफ प्रोटोजोन्स, तो इसमें लिख लेते हैं बेटा कि दे आर इंपॉर्टेंट फॉर एक्वेटिक फूड साइकिल या फिर फूड चेन। ठीक है, ये फूड चेन के लिए इंपॉर्टेंट है एक्वेटिक सिस्टम में। क्लियर, दे प्रोवाइड food for larva क्रस्टेशियंस। ठीक है, ये फूड प्रोवाइड करती है लार्वास को, क्रस्टेशियंस को, एंड वर्म्स। तो वर्म्स, क्रस्टेशियंस जैसे क्रैब्स, और जो बेटा लार्वास होते हैं छोटे छोटे जितने भी एनिमल्स के, एक्वेटिक एनिमल्स के, फिर मराइन एनिमल्स के, वो सारे इन प्रोटोजोन्स पे डिपेंड करते हैं फूड के लिए। क्लियर, दे आर यूज्ड इन वेस्ट वाटर
treatment. They are used in waste water treatment. क्लियर? तो प्रोटोजोन्स भी यूज होते हैं बेटा, है ना? किन किन में? फूड चेन के लिए यूज होते हैं बेटा। आपको पता है कि बहुत सारे जू प्लैंक्टॉन्स है ना, जिन पे बहुत सारे छोटे छोटे लार्वास डिपेंड है, वर्म्स डिपेंड है, तो ये फूड साइकिल या फिर फूड चेन के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वेस्ट वाटर को ट्रीट करने में भी इनका इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। क्लियर? तो डिकम्पोज कर सकते हैं बेटा किसी भी ऑर्गेनिक मैटर को। क्लियर? तो इसीलिए ये सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे लिए यूजफुल भी हैं। ठीक है, इसके बाद वाले पार्ट में हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म से डिजीज होती हैं। ठीक है, जो बैक्टीरिया से होने वाली डिजीज हैं या फिर प्रोटोजोन से होने वाली डिजीज, है ना, फंगस से होने वाली डिजीज। तो हम डिजीज वाला पार्ट जो है इसके बाद में डिस्कस करेंगे, और उससे पहले हम देख लेते हैं एक और छोटा सा एक टॉपिक है बेटा, नाइट्रोजन साइकिल। तो हम साइकिल समझ लेते हैं जल्दी से। ठीक है, पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम साइकिल समझते हैं बेटा कि नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है। रफ कर दूं बेटा इसको मैं। तो बेटा ये यूजफुल माइक्रोब्स है। ठीक है, हमारे लिए बेनिफिशियल है। आपको लाइकेंस भी इनका दिख सकता है बेटा कि लाइकेंस भी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करते हैं, हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, इसलिए हमने नहीं लिखा है। लाइकेंस जो है पॉल्यूशन इंडिकेटर का काम करता है ना, एल्गी और फंगस की कनेक्टिव लिंक, एल्गी और फंगस का एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बेटा। ठीक है, और साथ ही साथ ये पॉल्यूशन इंडिकेटर के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। इसके बारे में देखते हैं बेटा, नाइट्रोजन साइकिल। एक छोटा सा टॉपिक और देख लेते हैं बेटा, नाइट्रोजन साइकिल। क्लियर? नाइट्रोजन साइकिल क्या होता है वो डिस्कस कर लेते हैं हम। ठीक है, तो बेटा आपको पता है कि नाइट्रोजन साइकिल में कहीं ना कहीं नाइट्रोजन का ही इन्वॉल्वमेंट है, ये आपको पता चल गया नाम से ही, है ना। नाइट्रोजन का एक साइकिल है। क्लियर? होता क्या है इस नाइट्रोजन साइकिल में और ये क्यों इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें इसको समझना जरूरी है। अब बेटा नाइट्रोजन एनवायरनमेंट में प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। सबसे ज्यादा जो अमाउंट है हमारे एटमॉस्फेयर में वो इसी गैस का है। ठीक है, कौन सी गैस का बेटा? नाइट्रोजन का। अब नाइट्रोजन गैस अगर कम अमाउंट में होगी तो भी हार्मफुल है, ज्यादा अमाउंट में होगी तो भी हार्मफुल है। ठीक है बेटा, तो नाइट्रोजन या फिर जो जितनी भी गैसेस है वो हमारे एटमॉस्फेयर में एक इक्वल, बिल्कुल बोल सकते हैं बिल्कुल अपने प्रॉपर अमाउंट में है। ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस हैं वो अपने एक स्पेसिफिक अमाउंट में प्रेजेंट है। क्लियर? अब इनको बनाए रखने के लिए भी, है ना, इनको बनाए रखने के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत सारे बायोटिक फैक्टर और बहुत सारे एबायोटिक फैक्टर्स का कंट्रीब्यूशन है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट है। अब नाइट्रोजन साइकिल में हम देखते हैं बेटा कि जो जितनी भी नाइट्रोजन गैस होती है, ठीक है, जितनी भी नाइट्रोजन गैस है इन्हें प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, प्लांट्स को नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है बेटा, हमें भी नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो सबको नाइट्रोजन की रिक्वायरमेंट है। बिना नाइट्रोजन के हम सरवाइव नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? तो रीजन क्या है बेटा, नाइट्रोजन के बिना हम सरवाइव क्यों नहीं कर सकते? ऐसा क्या है नाइट्रोजन में? तो नाइट्रोजन से हमारी बॉडी की प्रोटीन्स बनती है। हमारी बॉडी के अंदर जितना भी जेनेटिक मटेरियल है, डीएनए, आरएनए, वो किससे बनता है बेटा? इसी नाइट्रोजन से। हमारे अमाइनो एसिड्स जितने ही बनते हैं वो भी इसी नाइट्रोजन से बनता है बेटा। प्रोटीन्स बनते हैं, इसके अलावा विटामिन बनते हैं बेटा इसी नाइट्रोजन से। तो नाइट्रोजन बहुत इंपॉर्टेंट है ना, प्रोटीन्स को बनाने के लिए, और बिना प्रोटीन्स के कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म सरवाइव नहीं कर सकता है बेटा। ठीक है, तो आपको पहला तो इंपॉर्टेंस समझ में आ गई नाइट्रोजन की, क्या इंपॉर्टेंस है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए। क्लियर? अब प्लांट जो है इस नाइट्रोजन गैस को तो यूज नहीं कर सकते, इतना हमें समझ में आ गया है। ठीक है, तो कैसे यूज किया जा सकता है इस नाइट्रोजन को, क्योंकि ये तो बहुत जरूरी है, ये तो यूज करनी ही है प्लांट को। ठीक है, तो किस तरीके से इसका यूज किया जाता है बेटा? अब आपको पता है बेटा कि जो हमारा एटमॉस्फेयर है, हमारे एटमॉस्फेयर में ये नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। ठीक है, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में प्रेजेंट होती है। इसी नाइट्रोजन को, ठीक है बेटा, इसी नाइट्रोजन को बहुत सारे
डीकम्पोजर होते हैं बेटा, है ना, बहुत सारे डीकम्पोजर्स होते हैं। इसी नाइट्रोजन को ये सारे डीकम्पोजर्स जब भी कोई एनिमल या फिर प्लांट्स के डेड पार्ट्स होते हैं, जितने रिमेनिंग पार्ट्स होते हैं, उनको डीकम्पोज कर देते हैं। तो यही नाइट्रोजन किसकी फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है? अमोनिया की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में? अमोनिया। अब बेटा इसी अमोनिया, जब भी कोई डेड एनिमल्स या पार्ट्स किसी भी डेड एनिमल्स के डिकम्पोज होते हैं तो बेटा अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट होते हैं। ठीक है, अब अमोनिया से बनता है बेटा, अमोनिया पे जब माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक्ट करते हैं, ठीक है, बायोलॉजिकल फिक्सेशन होता है, तो यही अमोनिया किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा? ये कन्वर्ट होती है, ये किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है? नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा? नाइट्राइट्स की फॉर्म में। ठीक है, इसके बाद यही जो नाइट्रेट्स है, ये नाइट्रेट्स किसकी फॉर्म में कन्वर्ट होती है? नाइट्रेट्स की फॉर्म में। ये नाइट्राइट्स जो है नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है। ठीक है, और नाइट्रेट्स की बाद में ये नाइट्रेट्स को, ये ऊपर वाला पार्ट रफ कर रहा हूं बेटा ये मैं। ठीक है, अब ये जो नाइट्राइट्स है, इस नाइट्राइट को कौन यूज करता है? इस नाइट्राइट को यूज करते हैं प्लांट्स। ठीक है, इस नाइट्राइट्स को कौन यूज करते हैं? प्लांट्स। क्लियर, यहां तक समझ में आ गया बेटा? अब प्लांट्स जो है बेटा, प्लांट्स क्या बनाएंगे? प्लांट्स बनाएंगे प्रोटीन्स। क्लियर, प्लांट्स क्या बनाएंगे? प्रोटीन्स। इन प्रोटीन्स को प्लांट से कौन लेगा? मतलब हम प्लांट्स के जितने भी पार्ट्स होते हैं, जितना भी फूड होता है, वो किससे ऑब्टेन करते हैं? प्लांट से। तो कौन लेगा? कंज्यूमर। कौन लेगा बेटा? कंज्यूमर। कंज्यूमर के बाद में कुछ डीकंपोजर होते हैं बेटा, है ना। जब कंज्यूमर का जितना भी वेस्ट पार्ट होगा, जितना भी डेड पार्ट होगा बेटा, उसको डिकम्पोज कौन करेगा? डिकम्पोजर, है ना। और डिकम्पोजर से बाद में क्या बनेगा? अमोनिया। क्लियर। तो सबसे पहले क्या हुआ, प्लांट्स जो है इस नाइट्रोजन को नहीं ले सकते हैं डायरेक्टली। ये कौन सी है? ये है बेटा एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस। अब इस एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस को प्लांट डायरेक्टली एब्जॉर्ब तो कर नहीं सकते, लेकिन प्रोटीन बनाना जरूरी है। तो प्रोटीन बनाने के लिए ये प्लांट्स, है ना, को प्रोटीन बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इस नाइट्रोजन को फिक्स होना पड़ेगा। अब फिक्सेशन किस किस के थ्रू होता है बेटा? तो फिक्सेशन होता है दो वेज से। यहां पर फिक्सेशन के दो वेज हैं। वेट, यहां पे फिक्सेशन के वेज क्या क्या है ना। तो हमें पता है बेटा कि फिक्सेशन के दो वेज हैं। फर्स्ट वे क्या है? फर्स्ट वे है लाइटनिंग। ठीक है बेटा, जब बिजली चमकती है ना, रेनी सीजन में देखा होगा, जब बिजली चमकती है बेटा तो बहुत ज्यादा टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है एटमॉस्फेयर में, तो इसी की वजह से ये नाइट्रोजन फिक्स होती है। दूसरा ये है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज या फिर नाइट्रोजन फिक्सिंग माइक्रोब्स। ठीक है, तो दो वेज है नाइट्रोजन को फिक्स करने के। पहला है लाइटनिंग, है ना, जो बिजली चमकती बेटा। दूसरा है कि नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। तो नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज कौन सा वे हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा बायोलॉजिकल वे। ठीक है, कैसा हो जाएगा? बायोलॉजिकल वे। बायोलॉजिकल फिक्सेशन कैसा होता है? तो कुछ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज होते हैं। अब हमने देखा कि अमोनिया, जब भी कोई एनिमल के डेड पार्ट या फिर जब कोई एनिमल मर जाता है बेटा, तो उसके जितने भी डेड पार्ट्स होते हैं उनको डीकंपोजर अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। यही अमोनिया नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट होती है बेटा। नाइट्राइट से नाइट्रेट्स की फॉर्म में, नाइट्रेट से कौन लेता है इसको? प्लांट। ठीक है, एक बार इसको बनाओ बेटा। वेट,
ठीक है, समझ में आया बेटा? तो इस तरीके से ये जो साइकिल होता है इसको बोलते हैं हम नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है। तो हमने देख लिया कि प्लांट्स नाइट्रोजन को डायरेक्ट यूटिलाइज नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट एब्जॉर्ब नहीं कर सकते हैं, तो इनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करने के लिए कुछ बैक्टीरियाज रेस्पॉन्सिबल है जिन्हें बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरियाज। साथ ही साथ में लाइटनिंग जो कि एक एनवायरमेंटल फैक्टर है, ठीक है। तो दोनों फैक्टर यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है, दोनों तरह के बैक्टीरियाज यहाँ पे रेस्पॉन्सिबल होते हैं बेटा। फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं जैसे राइजोबियम, है ना, सॉरी, फ्री लिविंग बैक्टीरियाज भी यहाँ पे नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। साथ ही साथ कुछ सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी यहाँ पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस नाइट्रोजन को फिक्स करने में, जैसे राइजोबियम। क्लियर बेटा, यहाँ से समझ में आ गया? इसके बाद में हम एक और चीज लिख लेते हैं बेटा, जो अमोनिया का बनना है बेटा, अमोनिया के बनने का, अमोनिया फॉर्मेशन का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं हम अमोनिफिकेशन। अमोनिफिकेशन क्या बोलते हैं? अमोनिफिकेशन। और बेटा जो अमोनिया से नाइट्राइट्स बनने का जो प्रोसेस है इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं हम नाइट्रीफिकेशन। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रीफिकेशन। क्लियर? तो बहुत सारे बैक्टीरियाज का रोल है बेटा, जैसे नाइट्रिफिकेशन किसके थ्रू होता है? नाइट्रिफिकेशन करने के लिए कौन सा बैक्टीरिया यहाँ पर रेस्पॉन्सिबल है अमोनिया को नाइट्राइट्स की फॉर्म में? तो नाइट्रोसोमोनास। अभी खत्म नहीं हुआ है बेटा ये, है ना, अभी ये पार्ट बाकी है, वेट, ठीक है। नाइट्रोसोमोनास, इसके बाद में ये नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट हुआ, है ना। इसको कन्वर्ट करने का काम किसने किया? तो यहां भी मैं ग्रीन कलर से लिख रहा हूं बेटा, किसने किया? तो नाम है नाइट्रोबैक्टर, ठीक है। क्या नाम बेटा? नाइट्रोबैक्टर। तो हमने देखा इस तरीके से ये नाइट्रोजन साइकिल होता है। अब बेटा ये जो है नाइट्रोजन, ये कन्वर्ट तो हो गई, है ना, नाइट्रोजन ये सॉल्यूबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई बेटा, अमोनिया नाइट्राइट या नाइट्रेट्स की फॉर्म में। लेकिन इस नाइट्रोजन को, ये जो अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हुई बेटा, इस नाइट्रोजन को दोबारा से क्या करना है? दोबारा से एनवायरनमेंट में पहुंचाना है ना। ये जो सॉल्यूबल सब्सटेंस है नाइट्रोजन के, इसको दोबारा से नाइट्रोजन में भी कन्वर्ट करना, नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में, वरना कैसे बैलेंस होगा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन का लेवल, ठीक है। तो मैं 2 मिनट इसको रफ कर रहा हूँ बेटा, इसकी जरूरत नहीं है, अब आपने लिख लिया होगा, मैं इस पार्ट को रफ कर रहा हूँ, ठीक है। हमने वेज देखे थे वो आपने लिख लिए होंगे, मैंने रफ कर दिया, ठीक है। अब बेटा ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन का हमने देखा, ये नाइट्रोजन जो है बेटा, ये नाइट्रोजन जब अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है, ये जब नाइट्रोजन अमोनिया की फॉर्म में कन्वर्ट हुई, ठीक है, तब तो क्या हो गया? ये सॉल्युबल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो गई। दोबारा से इस अमोनिया या फिर इस सॉल्युबल सब्सटेंस से इस नाइट्रोजन में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसको बोलते हैं बेटा हम डीनाइट्रिफिकेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? यहां लिख रहा हूं बेटा, इसी का पार्ट है ये, है ना। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन, ठीक है। दोबारा से सुनना बेटा, नाइट्रोजन को, जो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन गैस है, इसको सॉल्युबलाइज फॉर्म में कन्वर्ट करना, अमोनिया नाइट्राइट्स या नाइट्रेट्स की फॉर्म में कन्वर्ट करना, इस प्रोसेस को बोल रहे हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। क्या बोलते हैं बेटा? नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को? क्या बोल रहे हैं हम? इसको बोल रहे हैं हम नाइट्रोजन फिक्सेशन, ठीक है। और दोबारा से इनसॉल्यूबल नाइट्रोजन की फॉर्म को नाइट्रोजन गैस में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है इसे बोलते हैं हम
डीनाइट्रिफिकेशन। अब डीनाइट्रिफिकेशन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बैक्टीरिया का कंट्रीब्यूशन है, क्योंकि बेटा ये भी इंपॉर्टेंट है, डीनाइट्रिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है। नाइट्रिफिकेशन तो इंपॉर्टेंट है ही, साथ ही साथ में डीनाइट्रिफिकेशन भी इंपॉर्टेंट है ना। और एग्जाम्पल कौन सा है इसका? इसका एग्जाम्पल है बेटा, नीचे लिख देता हूं मैं, आप यहां पे लिख लेना, मैं नीचे लिख देता हूं, ऐसे करके लिख रहा हूं, डीनाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया में लिखा है बेटा हमने एग्जाम्पल सुडोमोनास। ठीक है, सुडोमोनास और क्लोस्ट्रीडियम भी इसका एग्जाम्पल है। तो ये जो बैक्टीरिया ही डीनाइट्रिफिकेशन में हेल्प करता है, दोबारा से नाइट्रोजन के ये जो सॉल्युबल सब्सटेंस है अमोनिया, नाइट्राइट्स या फिर नाइट्रेट्स, इसको किसकी फॉर्म में कन्वर्ट करता है? नाइट्रोजन गैस की फॉर्म में। ठीक है, अमोनिया को लिख लेना बेटा, अगर आपको नहीं पता हो तो अमोनिया को बोलते हैं हम NH3। ठीक है, नाइट्राइट्स को बोलते हैं हम NO2 और नाइट्रेट्स होता है NO3। ठीक है, तो ये है नाइट्रोजन साइकिल। क्या है बेटा? ये नाइट्रोजन साइकिल, ये हमने नाइट्रोजन साइकिल को डिस्कस किया है। क्यों इंपॉर्टेंट है नाइट्रोजन साइकिल, है ना? क्यों ये नाइट्रोजन फिक्स होती है हमारे एनवायरनमेंट में, सॉइल के अंदर किन किन वेज से फिक्स होती है बेटा, है ना? और कौन से फैक्टर्स का यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट है, कौन से एनवायरमेंटल फैक्टर का इन्वॉल्वमेंट है, कौन से बायोलॉजिकल फैक्टर्स का यहाँ पर इन्वॉल्वमेंट है। इसलिए मैंने पहले डिस्कस किया था बेटा कि नाइट्रोजन फिक्स करने में या फिर नाइट्रोजन के रेगुलेशन में, साइकिल में, यहाँ पर बायोटिक एज वेल एज एबायोटिक फैक्टर्स दोनों का इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। ठीक है बेटा, आपको यहाँ तक समझ में आ गया। हम डिस्कस कर लिया यूजेस ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, हमने डिस्कस कर लिया नाइट्रोजन साइकिल। इसके बाद आगे का पार्ट जो हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड लक।